नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में जिसमें सबसे पहली प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर जी हां आपको बता दें कि आज दिग्गजों की एंट्री होने जा रही है। चुनाव प्रचार करते हुए दिग्गज नजर आएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें शामिल है, जेपी नड्डा का इसमें नाम शामिल है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पर कई सारे ऐसे नेता हैं जो आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। विस्तार से करेंगे बात, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। जी हाँ, संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि अपने मकान के कागज वो पेश कर दे, लेकिन क्या वो कागजात दिखाए गए या नहीं, इसको लेकर विस्तार से आपको बताएंगे। और तीसरी प्रमुख खबर है जम्मू से जुड़ी हुई, जहां जम्मू के राजौरी में मौतें हो रही हैं लगातार। पिछले 1 महीने में 17 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन मौतों की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुई है। और इन मौतों के अगर हम देखें तो इन मौतों की वजह से रहस्यमयी मौतों का राज आखिर क्या है, ये सवाल बना हुआ है कि आखिर ये बीमारी कौन सी है। करेंगे विस्तार से बात इन तीनों प्रमुख खबरों पर। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली में आज अगर हम देखें तो 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में रैलियों का दौर नजर आ रहा है। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इस चुनावी दंगल में अपनी छाप छोड़ने के लिए मोर्चा संभालने वाले हैं। इस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आज चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली में तीनों दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्वांचली और हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो जबकि अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रही है और दिल्ली में मचे इस पूरे चुनावी शोर पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज दिल्ली में कौन कौन सी रैली होने जा रही है, यानी कि दिग्गजों की एंट्री किस तरीके से दिल्ली के अंदर हो गई और दिल्ली में चुनावी शोर, आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में पूरी ताकत इस वक्त लगा दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की कमान दिल्ली के अंदर संभाली हुई है, वो रैली कर चुके हैं। और अगर हम देखें तो अब आगे भी हमें देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री भी रैली करेंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन इसके साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह प्रचार अभियान को मजबूत बनाने पर भी सीधे तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा आज उत्तम नगर और शकूर बस्ती में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे, क्योंकि इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो चुनावी शोर में जो उन्होंने बातें कही थी, जो उनके बयान थे, वो काफी ज्यादा नजर आए थे। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार अभियान की पूरी कमान संभाले हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पार्टी के सांसद राहुल गांधी भी प्रमुख चेहरा है, स्टार प्रचारक के तौर पर वो भी लगातार नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर। हालांकि बीते कल उन्हें एक जगह शामिल होना था चुनाव प्रचार में, पर वो शामिल नहीं हो पाए थे स्वास्थ्य के कारण, और आज वो रैली करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है, प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अशोक गहलोत है, अजय माकन है, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, ये तमाम वो नाम है कांग्रेस की तरफ से
जो प्रचार दिल्ली के अंदर करेंगे। आज मुस्तफाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो भी लगातार जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार पूरी कमान संभाले हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखिए, बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल के हाथ में आम आदमी पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार अभियान है और लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में आतिशी मार्लेना का नाम शामिल है, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ऐसे में कई सारे ऐसे नाम हैं, स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली दंगल में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलता है। फिलहाल 4 दिनों में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ, यानी कि एक तरह से हम देखें तो हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और हिंदुत्व बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। ऐसे में किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में ये जनसभाएं की जाएंगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब सबसे ज्यादा जो एक नारा गूंजा था वो था योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, और वो नारा सबसे ज्यादा नजर आया। फिलहाल अब देखना होगा कि अब जब जनसभाएं की जाएंगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ ही अगर हम देखें तो 1 फरवरी को भी जनसभा होगी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। गोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका में भी जनसभाएं करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और सिर्फ ये जगह नहीं बल्कि इसके साथ ही बिजवासन, पालन, राजेंद्र नगर और पटपड़गंज में भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो ऐसे में सभी की नजर है इस प्रचार पर। इसी के साथ ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सितारे जो नजर आने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा नजर आएंगे। पहली जनसभा उत्तम नगर में होगी, विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे का वो समय होगा जब ये रैली की जाएगी। दूसरी जनसभा की अगर हम बात करें तो शकरू बस्ती विधानसभा क्षेत्र में शाम 7 बजे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे जनता को। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज रैली और रोड शो करते हुए दिल्ली के अंदर नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। धामी पालम विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे रैली करेंगे। इसके अलावा दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 से 6 बजे तक रोड शो करेंगे और इसका असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। माधीपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे पहली जनसभा होगी और इसके साथ ही अगर दूसरी जनसभा की बात करें तो 7:30 बजे रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में ये दूसरी जनसभा होगी। इसके अलावा साथ ही अगर हम देखें तो प्रेमचंद बैरवा भी आज 2 जनसभाएं करेंगे दिल्ली के अंदर। यानी कि आप ये सोचिए कि बड़े बड़े चेहरे इस वक्त दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहली रैली सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे होगी और उसके बाद में जो दूसरी रैली है वो है गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि शाम 5 बजे की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के जो सांसद राधा मोहन सिंह वो भी कहीं ना कहीं आज 2 जनसभाएं करेंगे और इसका भी असर जनता पर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। पहली रैली की अगर हम बात करें तो विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे ये रैली होगी, तो वहीं दूसरी रैली होगी शालीमार बाग में और ये रैली शाम 7 बजे होगी। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। धीरज, एक के बाद एक कई सारी रैलियां दिल्ली के अंदर होने जा रही हैं और ये काफी समझने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो अपने अपने पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल सही कहा, तीनों पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं आज वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो सबसे प्रमुख बात है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं के जरिए दिल्ली में चुनावी शंखनाद का आगाज़ करेंगे। और अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें तो जेपी नड्डा की जो सभा है वो शकूर बस्ती में निर्धारित की गई है और दूसरी जो सभा है वो राजेंद्र नगर में है। तो 2 जनसभाओं के जरिए जेपी नड्डा दिल्ली के दंगल में उतरेंगे। इसके अलावा आज जो योगी की एंट्री होने वाली है दिल्ली के दंगल में, और योगी भी आज दिल्ली में 3 जो जनसभा है 3 विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव प्रचार को वो संबोधित करेंगे। और एक तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में योगी की 30 सभाएं हुई थी और 30 सभा में जो 22 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद मिली थी, उसी तरीके से हमने उनकी 14 सभाएं हरियाणा में देखी और हरियाणा में भी जहां उन्होंने 14 सभाएं की थी वहां 9 सभाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 9 जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। इसके अलावा जो पुष्कर सिंह धामी की भी एक जनसभा है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि और जो तमाम जो दिग्गज हैं उनकी सभा है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो आज राहुल गांधी मुस्तफाबाद में अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कल भी उनकी रैली थी जो कि कैंसिल हो गई। इससे पहले भी एक दिन उनकी जो रैली थी वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल थी, फिलहाल जो कि अगर मिलाकर देखें तो गई। तीनों ही राजनीतिक दलों के जो तमाम नेता हैं, जो दिग्गज है, वो इस वक्त प्रचार की कमान जो है वो संभाले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की, जहां संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से यहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाने का तहसील प्रशासन ने अंतिम नोटिस दिया था, जिसकी अंतिम तारीख आज की है, यानी कि आज अवैध निर्माण को लेकर है डेडलाइन। और आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अब आज अगर जियाउर रहमान बर्क मकान के कागजात नहीं दिखाते हैं तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप है और 16 जनवरी को बर्क के वकील जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा था और आज ये समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि बर्क अपने मकान के कागज दिखाते हैं या नहीं, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अतिक्रमण का ये पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सांसद बर्क इस वक्त मुश्किलों के भंवर में है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों फंसे हुए हैं, क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि सपा सांसद बर्क को संभल प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया था और बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद पर लगा हुआ है। और इसको लेकर सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नोटिस दिए गए और आज है अंतिम तारीख। संभल की एसडीएम ने पूरा जो ये नोटिस है वो भेजा गया था सांसद को और उसके बाद में उनको समय दिया गया था कि आप इसका कागज दिखाइए। नोटिस में कहा गया कि मकान के लिए मंजूरी नहीं ली गई है। दरअसल मकान बनाने से पहले जो नक्शा पास कराया जाता है मकान का, वो नक्शा पास नहीं कराया गया। साथ ही अगर हम देखें तो यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन बताया गया है उनके घर को। नोटिस में निर्माण कार्य को रोकने के लिए भी कहा गया है कि जो निर्माण कार्य उनके घर पर चल रहा है उसे भी रोक दिया जाए। इसके साथ ही अब अगर हम देखें तो अब क्या कुछ एक्शन हो सकता है सांसद बर्क पर, क्योंकि निर्माण अगर जारी रहा तो 10,000 रुपए का जुर्माना सांसद बर्क को देना पड़ेगा और ये एक्शन लिया जा सकता है। हर दिन 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, इनसे ये एक्शन होगा इनके ऊपर। इसके साथ ही हम देखें तो निर्माण नहीं रोके जाने पर सजा का भी प्रावधान है, यानी कि जो अपने घर में वो निर्माण करा रहे हैं अगर उसे नहीं रोकते हैं तो सजा का भी प्रावधान है इसमें। यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत ये कार्रवाई होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जो मकान है उसका नक्शा वो दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया जा सकता है। अब तक कई सारे नोटिस दिए गए हैं। पहला नोटिस 5 दिसंबर को दिया गया था, तो पिछले साल 2024 में
उसके बाद में बर्क को दूसरा नोटिस दिया गया 14 दिसंबर 2024 को और तीसरा नोटिस दिया गया 28 दिसंबर को, यानी कि तीनों नोटिस जो है वो पिछले साल के 12 दिसंबर 2024 तक उसका जवाब देना था पहले नोटिस का, 27 दिसंबर 2024 तक दूसरे नोटिस का जवाब सांसद बर्क को देना था और तीसरे नोटिस का टाइम था 16 जनवरी, लेकिन 16 जनवरी को भी ये जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद में एक हफ्ते की मोहलत और दी गई थी। तो फिलहाल ये 3 बार नोटिस जारी हो चुका है और 3 बार नोटिस जारी होने के बाद आखिरी समय था 16 तारीख और 16 तारीख तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद में अधिवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि थोड़ा और वक्त दीजिए, उसके बाद हम आप तक कागज उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल वो वक्त भी, वो समय सीमा भी आज हो रही है खत्म। करेंगे इसी पर बात, हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास से जुड़ रहे हैं। विकास, सांसद बर्क की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब जो उनके मकान हैं उसमें अवैध अतिक्रमण जो किया जा रहा है, जो निर्माण कराया जा रहा है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि जो आपने किया है वो सामने आएगा, वही सामने नजर आ रहा है। एसडीएम कोर्ट में आज शाम तक का समय दिया गया है। बर्क की तरफ से वो बातें बतानी होंगी कि आपने निर्माण के लिए क्या कुछ कागज से नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया है। बिल्कुल, लेकिन ये बात साफ जाहिर होती है कि उस मकान का नक्शा नहीं पास कराया गया है। ये स्पष्ट होता है संबल तहसील के द्वारा, जो विनिमय विभाग होता है वहां पर नक्शा पास कराने के बाद ही कोई निर्माण कराया जाने का काम किया जाता है, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इनके द्वारा इनका इतना रसूख था उस इलाके में कि ये तो यही था। इससे पहले हमने देखा कि इनके यहाँ जो बिजली कनेक्शन चोरी का लगा हुआ था, जिसमें 1,91,00,000 का जुर्माना हुआ, तो ये कहेंगे प्रशासन एक्शन में है और तब इसके बाद जाकर ये कार्रवाई होती है। इनके अवैध निर्माण चलता रहता है और अब जाके प्रशासन की तरफ से एक्शन होता है, नोटिस होती है। आज तक का अंतिम दिन का समय है। आज इनकी तरफ से जवाब जो आएगा, नहीं आएगा तो इसके बाद प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई तय करेगा कि जुर्माना लगाना है, बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, क्या कुछ करना है। ये सारी कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी। निश्चित रूप से बर्क की मुश्किलें खत्म होती नजर आ रही हैं। लगातार बर्क जिस तरीके से वहां पर एक रौला होता था, रसूख होता था, उसके मद्देनजर काफी ज्यादा यहाँ पर उनके यहाँ दीपा सराय का वो इलाका है जहां पर पुलिस जाने से कतराती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आपको अपनी करनी का हिसाब देना होगा। अगर आपने ये निर्माण कराया, अवैध निर्माण कराया है, बिना नक्शे के कराया है, तो क्यों कराया है, आपको पूरे जवाब दाखिल करने होंगे। उसके बाद प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई तय करेगा। विकास, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सांसद बर्क के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मामले हैं, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है जो हिंसा हुई थी 24 तारीख को, उसमें इनका नाम शामिल है। इनकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो मौत हुई, उसमें इनका नाम शामिल है। बिजली चोरी में इनका नाम शामिल है और अब मकान का जो अवैध निर्माण है उसमें भी इनका नाम शामिल है। यानी कि एक के बाद एक, परत दर परत कई सारी चीजें अब खुलकर नजर आ रही हैं कि इन्होंने अपने रसूख का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया अभी तक। बिल्कुल, उस पूरे क्षेत्र में इनका रसूख था और उस पूरे दीपा सराय का जो इलाका है, ऐसा माना जाता था कि पुलिस वहां जाने से डरती थी। वहां के संबंध कभी कराची से, कभी दुबई से और कभी अफगानिस्तान से रहे हैं। वो एक ऐसा इलाका है। उस इलाके में आप पुलिस कार्रवाई की है। लगभग आपने जिक्र किया 24 नवंबर की उस हिंसक वारदात का, उसमें अब तक 70 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसमें से मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी बहुत मायने रखती है, जो साबिर साठा गिरोह का था। साबिर साठा गिरोह के मुखिया की तलाश में है पुलिस, उसके अन्य साथियों की तलाश में है। निश्चित रूप से 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द ही और गिरफ्तारी 1-2 दिन में होने वाली है। पुलिस अधीक्षक ने यह बताया है हमें। और रही बात सांसद बर्क की, तो उनके खिलाफ लगातार जो एक्शन है, जो विधिक कार्रवाई वो आगे जारी है। चलिए, फिलहाल आप ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स साझा करने। और इसी के साथ चलिए अब अगली एक महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि देश जो है अभी कोरोना के दंश से उभर भी नहीं पाया था कि अब एक और बीमारी ने दहशत का माहौल बना दिया है। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में एक रहस्यमय बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इस बीमारी के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता है। हालांकि इस रहस्यमय बीमारी के चलते सभी शादियों और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। गांव वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही राजौरी प्रशासन ने बदहाल पीड़ितों के परिवारों के लिए एक 150 बेड वाले ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाए हैं और इस सेंटर पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहां पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पीड़ितों को सेंटर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस रहस्यमयी मौत को लेकर के कि आखिर ये रहस्यमयी मौत
क्या है, क्योंकि इसके पीछे की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डाल लेते हैं इस पर। तो राजौरी में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जोन 1 जो मृतक के परिजन हैं वो जोन 1 में है। जोन 2 बनाया गया है संपर्क में आने वाले परिवार के लिए, और इसके साथ ही जोन 3 बनाया गया है बडाल गांव के सभी घरों के लिए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात अभी क्या है। कहीं ना कहीं क्वारंटीन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये 3 जोन बनाए गए हैं। 3 जोन में राजौरी को पूरा बांटा गया है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था सभी की हो सके और ये जो रहस्यमयी बीमारी है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसके साथ ही राजौरी में जो रहस्यमयी मौतें हो रही हैं उससे अभी तक अगर हम देखें तो 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये मौत किस वजह से हुई है जिसको लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। और ये बीमारी जो है वो बहुत तेजी से पैर पसार रही है। लगातार एक के बाद एक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालांकि गृह मंत्रालय की जो टीम है वो भी इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है और लगातार जांच कर रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वारंटीन जैसी स्थिति जो है वो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। शक्ति जी बिल्कुल, क्वारंटाइन जो है वो आज से स्टार्ट है, यानी क्वारंटाइन सेंटर राजौरी जिला में बनाए गए हैं। इस पूरे बडाल गांव को अब मेडिकल चेकअप जो है इन तमाम लोगों का किया जाएगा। और राजौरी की अगर मैं बात करूं तो राजौरी में कुल 21 क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। राजौरी के अलग अलग जगहों में बनाए गए हैं। और बडाल के वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उन पूरे गाँव के लोगों को जिला इंतजामिया की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि सबका मेडिकल चेकअप होगा और सबको क्वारंटाइन सेंटर में लाया जाएगा। तो आज से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बडाल की कुल आबादी इस वक्त 5,600 है और सभी लोगों को वहां से लाने के लिए प्रोसेस जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया है। मुलाजिम भी तैनात किए गए हैं। अलग अलग विभागों के कर्मचारी जो हैं उनकी ड्यूटीज वहां पर लगाई गई हैं। गाड़ियां भेजी गई हैं उनको लाने के लिए। और जो उनका खाने पीने का सामान है वो सारा जो है वो सीज किया गया है। जो इससे पहले उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था वो तमाम जो खाने पीने का फूड आइटम्स जो हैं वो सीज की गई हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें जो है वो राशन यहाँ से दिया जा रहा है। पानी भी जो है वो टैंकर के थ्रू, यानी वहाँ का जो चश्मे का पानी है या वहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं वहाँ वो पानी इस्तेमाल ना करने की सलाह उन लोगों को दी गई है। और बाहर से पानी जो है वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। जी शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पिछले 24 घंटे में ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ा है? क्या ये बीमारी और लोगों में भी फैलती हुई नजर आ रही है? 24 घंटे की बात करें तो अभी तक 5 लोग इसका शिकार हुए हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं और एक जो है युवा है, लड़का है। उन 5 को यहाँ से एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। और ये चिंता का विषय तभी शुरू हुआ जब ये 24 घंटों के अंदर 5 मामले, जब ताज़े मामले आए तो उसके बाद जिला प्रशासन जो है वो और फास्ट हो गया और तेजी से यहाँ जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, और इस पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जम्मू के राजौरी में इस वक्त हालात कहीं ना कहीं काफ़ी दहशत वाले बने हुए हैं। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके अंदर काफ़ी दहशत है इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर। हालांकि इस बीमारी को जानने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है इस बीमारी के बारे में जानने के लिए। लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर और क्वारंटीन जैसी स्थिति वहां पर हो गई है। ताज़ा अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार।